नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। CWC की बैठक में क्या क्या हुआ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कानून वापसी पर ही खत्म होगा किसान आंदोलन, चाहे 10 साल सड़क पर डटना पड़े, रोहतक में बोले टिकैत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को सिर्फ जीप चलाना और जीप चढ़ाना ही आता है, अखिलेश यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। CWC की बैठक में क्या क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की शनिवार को हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। किसान, महंगाई और राजनीति हालात को लेकर ये प्रस्ताव बैठक में पारित किए गए हैं। बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर सभी नेताओं ने भरोसा जताया है। अगले साल सितंबर तक पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस इस साल नवंबर महीने से सदस्यता अभियान चलाएगी, जो कि अगले साल मार्च तक चलेगा। बैठक में महंगाई, किसानों के मुद्दों और राजनीतिक हालात पर सरकार के खिलाफ निशाना साधा गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी नेता KC वेणुगोपाल ने बताया कि 14-29 नवंबर के बीच में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोला जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में होगा। CWC सदस्यों का पूर्ण सत्र अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। वर्तमान में सोनिया गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की अंतरिम अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानून वापसी पर ही खत्म होगा किसान आंदोलन, चाहे 10 साल सड़क पर डटना पड़े, रोहतक में बोले टिकैत। जी हाँ दोस्तों, मिकरौली टोल प्लाजा पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत में किसान नेता जमकर गरजे, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं किया। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम 5 बजे तक चली। मुख्य वक्ता राकेश टिकैत ने 16 मिनट तक जोरदार भाषण दिया और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। टिकैत ने कहा कि MSP की गारंटी और कृषि कानून खत्म होने पर ही किसान घर जाएंगे। किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर रहना सीख लिया है। अभी तो शुरुआत है, 10 साल भी सड़कों पर डटना पड़ा तो बैठे रहेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। उन्होंने लखीमपुर घटना को लेकर कहा कि जब तक नेता इस्तीफा नहीं देते तब तक पंचायतें और पुतले फूंकते रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें फंडिंग हमारे गाँवों से हो रही है, कोई चावल देकर जाता है तो कोई तेल पहुँचाता है। इस तरह की फंडिंग करने वाले किसानों पर केस दर्ज करके दिखाएं। टिकैत ने कहा कि आज धान, मक्का और बाजरे की खरीद नहीं हो रही, किसान परेशान है। राकेश टिकैत ने बिजली के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है, अब बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि आज नस्ल, फसल और संविधान बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। शनिवार को भारतीय किसान एवं मजदूर तालमेल महापंचायत हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा की अध्यक्षता में हुई। मंच का संचालन भाकियू नेत्री कांता आलड़िया ने किया। कांता ने कहा कि किसान आंदोलन में घुसपैठ हो चुकी है, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने जींद के एक गांव में दलित समाज के परिवार का बहिष्कार का जिक्र किया और महापंचायत में आए किसान नेताओं से हस्तक्षेप करने की बात भी कही। लगभग 5000 लोगों ने महापंचायत में शिरकत की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को सिर्फ जीप चलाना और जीप चढ़ाना ही आता है, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को सिर्फ जीप चलाना और जीप चढ़ाना ही आता है। शनिवार को सपा मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने भाजपा सरकार के पूरे कार्यकाल का विफलताओं भरा बताते हुए कहा, भाजपा सरकार की कुनीति के चलते उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया और महंगाई, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ तथा कानून व्यवस्था बदतर होती गई। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि भाजपा को 2 ही काम आते हैं, जीप चलाना और जीप चढ़ाना। लोगों को कुचलना और उनकी आवाज को दबाना ही उनका एजेंडा है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को थार जीप से कुचलने और इसके बाद भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, टेनीक के पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या और जानबूझकर किसानों को कुचलने के आरोप में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सपा मुख्यालय से शनिवार को जारी बयान के अनुसार यादव ने कहा है, भाजपा अजीब पार्टी है जो बिना कुछ किए ही ताल ठोक रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने समाज के हर वर्ग को परेशान किया है और खुद तो कुछ किया नहीं।
समाजवादी सरकार के कामों को ही अपना बताकर विज्ञापनों में छपती रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भारतीय यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ते तेल की कीमतों के विरोध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निवास 6 अकबर रोड के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोलियम मंत्री पुरी के घर के बाहर हाथों में सिलेंडर के पोस्टर को आग लगाकर विरोध करते दिखे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की बसों में बिठाकर मौके से हटाया गया। दिल्ली पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर मौजूद स्थिति को काबू करने का प्रयास करती नजर आई और एहतियात के तौर पर वाटर कैनन भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 94 के ऊपर चल रहे हैं। बीते 16 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आज भी पेट्रोल 49 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया, डीजल 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। रसोई सिलेंडर की बात करें तो 10 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम 15 रुपए महंगा हो गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा बेचो इंडिया कैंपेन में जुटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम दोनों में बेचो इंडिया कैंपेन के तहत सरकारी संस्थानों को बेचने की होड़ में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी देश की संपत्तियों को लगातार बेच रहे हैं, जिनका आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने देश और देशवासियों की प्रगति और उत्थान के सुनियोजित तरीके से गठन किया था, उसी तर्ज पर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने पिछले 15 वर्षों के कुशासन में अत्यधिक निगम की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। अनिल चौधरी ने कहा कि भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने राजन बाबू टीबी अस्पताल की 3 एकड़ जमीन की नीलामी की तैयारी कर रही है, जबकि राजन बाबू अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा टीबी अस्पताल है। अनिल चौधरी ने कहा कि फन का रोना रोने वाले भाजपा नेता 80-90 एकड़ में बने राजबाबू अस्पताल की खाली जमीन पर चाहे तो राजस्व अर्जित करने के लिए कई योजनाएं बना सकते हैं, परंतु 15 वर्षों से भ्रष्टाचार में व्यस्त भाजपाइयों ने तीनों निगमों को कंगाल बना दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रक से 35 लाख की कीमत का 350 किलो गांजा बरामद, यूपी के शहरों में खपाने की थी तैयारी, 2 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उड़ीसा से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर दिल्ली समेत यूपी के शहरों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को भदोही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर ऊंच थाना क्षेत्र में नवधव के पास से ट्रक में लदा 350 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। जिस ट्रक से गांजा बरामद किया गया उसमें टूटे हुए शीशे लदे थे। ट्रक के केबिन में गांजे को छुपाकर रखा गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर कुछ तस्कर आगरा की ओर जा रहे थे। क्राइम ब्रांच और ऊंच थाना प्रभारी को इस बारे में जानकारी मिली। शनिवार सुबह पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक ट्रक में गांजा होने की जानकारी मिली। पूछताछ और तलाशी के दौरान 350 किलो गांजा बरामद किया गया। 10 चक्का ट्रक, एक मोबाइल और 1700 रुपए नकद बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा आदि स्थानों पर बेचते थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आनन फानन में विधायकों को बुलाया लखनऊ, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नरेंद्र सिंह वर्मा को विधानसभा उपाध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया है। वे सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक हैं। इसके अलावा चुनावी बिसात बिछाने के लिए सपा ने रविवार को सभी विधायकों को लखनऊ आने का आदेश जारी किया है। बता दें कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 18 अक्टूबर की तारीख घोषित की है। इसके लिए नामांकन 17 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भरे जाएंगे। ऐसे में विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद को लेकर सियासी दलों में शीत युद्ध चल रहा है। भाजपा ने पहले ही मन बना लिया है कि वो सपा छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल के पुत्र और हरदोई से सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल पर अपना दांव लगाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दीपक भूरिया ने विधायक पटवारी से की मुलाकात। पटवारी बोले, कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता अपनी जवाबदारी के निर्वहन में जुटे हैं। जी हां दोस्तों, 4 दिन पहले जोबट विधानसभा सीट से निर्दलीय सीट से नामांकन भरने के बाद वापस लेने के मामले में दीपक भूरिया इन दिनों चर्चाओं में हैं। शनिवार को उन्होंने इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटे चर्चा हुई। बाद में पटवारी ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता अपनी अपनी जवाबदारियों के निर्वहन में जुटे हैं। उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। गौरतलब है कि जोबट की दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया पार्टी द्वारा अलीराजपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल को टिकट देने से खफा थे। फिर उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था, जिसने पार्टी को चिंता में डाल दिया था।
फिर मान मनोहार व नाटकीय घटनाक्रम के बाद मंगलवार को पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने महेश पटेल के पक्ष में काम करने की बात भी कही थी। अब भूरिया की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभाओं और बैठकों में सक्रियता रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह हत्या मामले में पंजाब से एक और गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर एक व्यक्ति के साथ हुई बर्बरता के मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम नारायण सिंह बताया गया है। नारायण को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पंजाब के रख देवीदासपुरा स्थित अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया है। अमृतसर के ग्रामीण एसपी राकेश कौशल ने कहा है कि नारायण सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने लखबीर सिंह की हत्या की है। उसने पुलिस को बताया कि लखबीर ने गुरु ग्रंथ साहिब से बेअत भी की थी। इसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया और उसने उसके हाथ और पैर काट डाले। ज्यादा खून निकलने की वजह से लखबीर सिंह की मौत हो गई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर एक दलित व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले में शनिवार नारायण सिंह को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि सिखों के निहंग से संबंधित नारायण सिंह को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु के पास अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया। इससे पूर्व सोनीपत की एक अदालत ने इस मामले के संबंध में गिरफ्तार सरबजीत सिंह को शनिवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पंजाब के तरनतारन जिला के मजदूर लखबीर सिंह का शव शुक्रवार को दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक अवरोधक से बंधा हुआ पाया गया था, जहां नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग डेरा डाले हुए हैं। लखबीर सिंह का एक हाथ कटा हुआ मिला और शरीर पर धारदार हथियारों के कई घाव मिले। इस वारदात के कुछ घंटों बाद निहंग सिख की तरह नीले कपड़े पहना एक व्यक्ति मीडिया के समक्ष पेश हुआ और दावा किया कि उसने सिखों के एक पवित्र ग्रंथ की बेअत भी के लिए पीड़ित को सजा दी। कांग्रेस ने साधा अमित शाह पर निशाना, पूछा सरकार कब तक चीन को भारतीय सीमा से बाहर करेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कथित तौर पर सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि सरकार कब तक चीन को भारतीय क्षेत्र से बाहर करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से छाती ठोकने के बजाय शाह को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरों का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि वो इन मोर्चों पर विफल रहे हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई ने विश्व को कड़ा संदेश दिया कि कोई भी देश की सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने इस स्ट्राइक की सराहना करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन भूटान समझौते पर राहुल का तंज, बोले मित्रों को खोना ही मोदी सरकार की विदेश नीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनी सहमति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मित्रों को खोना ही इस सरकार की विदेश नीति है। उन्होंने भूटान और चीन के बीच बनी सहमति संबंधी एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार की विदेश नीति, मित्रों को कैसे खोना है और किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालना है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार चीनी घुसपैठ को लेकर भी कहती आ रही है कि न तो कोई वहां आया और न ही कोई गया, लेकिन फिर भी चीन से लगातार बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि चीन को लेकर सरकार लगातार गफलत की स्थिति पैदा कर रही है। लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति एलएसी पर क्या है। लोगों को सरकार से यह जानने का अधिकार है कि लद्दाख में चीन ने कितने इलाके में घुसपैठ की। भूटान ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि उसने चीन के साथ काफी समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति व्यक्त की है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3 चरणों के खाके से संबंधित एमओयू से सीमा वार्ता को गति मिलेगी। इसमें कहा गया कि यह उम्मीद की जाती है कि यह खाका अच्छी भावना, समझ और समावेशी भाव से लागू किया जाएगा। यह सीमा वार्ता को दोनों पक्षों को स्वीकार्य सफल निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। CWC मीटिंग, 3 काले कानून से सोनिया गांधी ने शुरू किया संबोधन, बोली लखीमपुर में बीजेपी की मानसिकता उजागर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में संगठन चुनावों की चर्चा के बीच आज पार्टी के शीर्ष निकाय कांग्रेस कार्य समिति CWC की मीटिंग शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के पुनरुद्धार के लिए नेताओं के बीच अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई बर्बरता ने बीजेपी की मानसिकता उजागर कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम किसानों और किसान संगठनों द्वारा जारी आंदोलन की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं। संसद के माध्यम से 3 काले कानून को पास हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है। हमने उन्हें विधायी जांच के अधीन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार उन्हें पारित कराने पर तुली हुई थी ताकि कुछ निजी कंपनियों को फायदा हो सके। सोनिया गांधी ने कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने तुरंत अपना विरोध शुरू कर दिया और तब से अब तक बहुत कुछ झेला है। लखीमपुर खीरी की चौंकाने वाली घटना भाजपा की मानसिकता को उजागर करती है कि वो कैसे किसानों को धोखा देती है।
उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आर्थिक सुधार के नाम पर मोदी सरकार के पास एक ही विकल्प बचा है, बेचो, बेचो और बेचो। उन्होंने कहा कि दशकों से बड़े प्रयास से निर्मित राष्ट्रीय संपत्तियों को मोदी सरकार में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के न केवल रणनीतिक और आर्थिक उद्देश्य हैं बल्कि इसके सामाजिक लक्ष्य भी हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, लेकिन यह सब मोदी सरकार के बेचो, बेचो, बीचों के सिंगल पॉइंट एजेंडे से खतरे में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 26 अक्टूबर का यूपी के इस मंदिर में मत्था टेकेंगी प्रियंका गांधी, चाहेंगी छोटे सरकार पर चादर। जी हाँ दोस्तों, बदायूं में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा प्रतिज्ञा यात्रा लेकर 26 अक्टूबर को जिले में आ रही हैं। अभी तक जो प्रारंभिक कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक वो शक्तिपीठ नगला मंदिर में मत्था टेकेंगी और छोटे सरकार की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगी। कांग्रेस की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने उनके दौरे को लेकर तय किए गए रूटों और आयोजन स्थलों का जायजा लिया। टीम की रिपोर्ट के आधार पर कुछ कार्यक्रम में बदलाव भी किए जा सकते हैं। जिले में पहली बार प्रियंका गांधी वारा का कार्यक्रम तय होने से पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक में उत्साह दिखाई दे रहा है। जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष के अनुसार अभी तक तय हुए कार्यक्रम में वो दातागंज में जनसभा करने के अलावा किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानेंगी। सदर विधानसभा क्षेत्र में नगला मंदिर और छोटे सरकार की दरगाह पर जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। बिलसी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा उझानी में भी जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने बीते गुरुवार को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है। टीम की संस्तुति पर ही फाइनल कार्यक्रम तय किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बरेली से आंवला होते हुए जिले की सीमा में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत होगा। इसके अलावा दातागंज से लेकर बदायूं और उझानी तक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के नहले पे दहला मारने की अखिलेश की तैयारी, अपने बागी विधायक को वॉक ओवर भी नहीं देगी सपा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 18 अक्टूबर का दिन काफी अहम होने वाला है। बीजेपी एक तरफ जहां सपा के बागी विधायक और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे को डिप्टी स्पीकर बनाने का दांव खेलने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के नहले पे दहला मारने की तैयारी कर ली है। सपा सूत्रों की माने तो सपा नितिन अग्रवाल के सामने पिछड़े वर्ग के किसी विधायक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। मतलब साफ है कि सपा अपने बागी विधायक को भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। इसके लिए फौरी तौर पर नरेंद्र वर्मा का नाम सामने आ रहा है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और 4 बार से विधायक भी हैं। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव 18 अक्टूबर को होना है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो 16 अक्टूबर को सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। हालांकि यूपी में यह परिपाटी रही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही होगा, लेकिन 4.5 सालों में योगी सरकार में यह पद खाली ही रहा। अब जाकर चुनावी मौसम में योगी सरकार को इसकी याद आई है। दरअसल बीजेपी नरेश अग्रवाल को स्पीकर बनाकर एक तीर से कई निशाना साध रही है। बीजेपी को लगता है कि इससे नरेश अग्रवाल की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और हरदोई सादर सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार भी मिल जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार उपचुनाव, कांग्रेस ने नियुक्त किए 2 पर्यवेक्षक, यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने 2 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालन द्वारा जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने अपनी पूर्व सांसद रंजीत रंजन को आरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव को तारापुर सौंपा गया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है। उसका जदयू और राजद के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं चंदन यादव को तारापुर की कमान सौंपने के इस कदम से कांग्रेस यादव वोट में सेंध लगाने के प्रयास में है। वहीं राजद ने अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। यहाँ जदयू के विधायक के निधन से खाली हुई सीट पर दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की रहने वाली रंजीत रंजन बिहार में अच्छी तरह से जानी जाती हैं। उन्होंने बिहार के जाने माने नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से शादी की है, जो कई बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही रंजीत रंजन ने 2004 में सहरसा से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पति पप्पू यादव, जो 3 दशक पुराने मामले में सलाखों के पीछे रहने के बाद हाल ही में जेल से रिहा हुए थे, जन अधिकार पार्टी जेएपी के प्रमुख हैं, जो सड़कों पर सक्रिय है, लेकिन अभी तक चुनावी सफलता का स्वाद नहीं चखा है। वहीं चंदन यादव खगड़िया जिले के रहने वाले हैं, जो मुंगेर से सटा हुआ है, जिसके अंतर्गत यादवों की एक बड़ी आबादी वाला एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र तारापुर आता है। चंदन के जरिए कांग्रेस यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी, ये देखना बाकी है। पार्टी ने इस सीट से सवर्ण नेता राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया कमेटियों का ऐलान, इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों,
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान किया है। दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति, राजेश मिश्रा को रणनीति समिति, प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी और निर्मल खत्री को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है। चुनाव प्रचार समिति में राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, आरपीएन सिंह, अजय राय, इमरान मसूद, अजय कपूर और इमरान प्रतापगढ़ी सहित 20 नेता शामिल हैं। इलेक्शन स्ट्रेटजी और प्लानिंग कमेटी में 15 नेता शामिल हैं। वहीं इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी 15 नेताओं के नाम हैं। इसी तरह चार्जशीट कमेटी में भी 15 और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में 11 नेताओं के नाम हैं।